देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है कि राशियों के परिवर्तन की दर क्या होती है। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी फलन कब वर्धमान होगा, कब ह्रासमान होगा। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वर्धमान मतलब फलन बढ़ता हुआ होगा और ह्रासमान मतलब फलन घटता हुआ होगा। ऐसे समझो कि अगर ये कोई ग्राफ है और ये फलन का ग्राफ ऐसे दे दिया जाए, तो ये ए है और ये मान लो कि बी है। तो जब हम x का मान बढ़ा रहे हैं तो ये मान किसके हैं? fx के मान है। तो fx के मान भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। fx भी, x का मान बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है। जब x का मान बढ़ने पर fx का मान भी बढ़े तो हम ऐसे फलनों को कहेंगे कि ये वर्धमान फलन है। ठीक है, ये वर्धमान फलन है। अगर ऐसा हो जाए कि इस तरह से ग्राफ दिया जाए, अब देखो x का मान बढ़ रहा है इधर, तो fx का मान क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो x का मान बढ़ने पर अगर fx का मान घटे तो हम ऐसे फलनों को ह्रासमान फलन कहते हैं। ठीक है, कि x का मान बढ़ाते जाएंगे तो fx का मान घटेगा। हम इसे ऐसे ही समझ सकते हैं कि मान लो किसी के लिए x1 बड़ा हो x2 से, तो उसके लिए fx1 बड़ा हो fx2 से। ठीक है, मतलब ये x1 मान लिया और ये ये मान लिया हमने x2 और ये x1, क्योंकि x1 बड़ा है तो यहां x1 बड़ा है किससे? x2 से। तो इसके लिए फलन का जो मान होगा वो क्या होगा? fx2, वो fx1 होगा इसके लिए और इसके लिए होगा fx2। तो अब fx1 का मान भी बड़ा है किससे? fx2 से। तो ऐसे फलनों को हम कहेंगे वर्धमान फलन। अगर ऐसा आ जाए कि x1 से बड़ा है क्या? x2, और साथ ही साथ हमें क्या मिल जाए कि लेकिन fx1 अभी भी बड़ा है किससे? fx2 से। अब देखो यहां पे ध्यान से कि x1 से कौन बड़ा है? x2 बड़ा है। ये मान लो x1 है और ये x2 है, तो x2 बड़ा है x1 से, और यहां आएगा fx1 और यहां आएगा fx2। तो इसके लिए fx1 का मान अभी भी बड़ा है। देखो ध्यान से, ये मान ही तो बड़ा है, ये छोटा है इससे। तो fx1 का मान बड़ा है किससे? fx2 से। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि फलन कैसा होगा? ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि x1 और x2 बड़े या छोटे हों एक दूसरे से, लेकिन हमारा fx1 का मान बराबर आ जाए किसके? fx2 के, तो हम ऐसे केस में कहेंगे कि जो हमारा फलन है वो अचर फलन है। मतलब वो x का मान बढ़ने पर ऐसा कुछ है कि x का मान बढ़ता जा रहा है और fx का मान अभी भी क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो ऐसे फलनों को हम कहते हैं अचर फलन, जिन पे x के मान का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये होते हैं हमारे वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, मुझे लग रहा है इतनी बात आपको क्लियर होगी। देखो आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें वर्धमान और ह्रासमान में। तो वर्धमान ह्रासमान में हमें ये और पढ़ना है कि किसी एक बिंदु पर फलन वर्धमान कब होगा। ठीक, देखो आगे अगर हमें यह पूछा जाए कि कोई फलन एक बिंदु पर वर्धमान कब कहा जाएगा। मान लो ये फलन है, हम इस वाले पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि यहां फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इससे पहले एक बिंदु ले लो और इससे बाद में। देखो ये दूर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए हमें दूर दूर लेने पड़ेंगे। मान लो ये ए पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है हमारा वो है x माइनस एच, सॉरी ए माइनस एच, और ये पॉइंट है ए प्लस एच। अगर ऐसा हो जाए कि एफ ए माइनस एच का मान से एफ ए बड़ा हो और उससे भी बड़ा हो एफ ए प्लस एच, मतलब मान लगातार बढ़ते जाएंगे, तो हम कहेंगे कि x बराबर ए पर फलन वर्धमान है। ठीक है, और इसके विपरीत ऐसा हो जाए कि कोई पॉइंट हमें दिया जा रहा है और ये a, इससे पहले a माइनस एच और इसके बाद आएगा a प्लस एच। अगर ऐसा हो जाए कि एफ ए माइनस एच का मान बड़ा हो एफ ए से और उससे भी बड़ा हो एफ ए प्लस एच, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वो x बराबर a पर क्या है?
हासमान है, क्योंकि फलन का मान लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, जब फलन का मान घटता जाएगा तो फलन क्या कहलाएगा? हासमान कहलाएगा, और जब फलन का मान बढ़ता जाएगा तो फलन वर्धमान कहलाएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, और अब बात आती है कि अवकलन का इसमें प्रयोग किया जाएगा, और दो तरह के शब्द यूज किए जाएंगे इसमें। एक तो होगा एक दिष्ट वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान, और एक दिष्ट हासमान, और एक होगा एक सिर्फ और सिर्फ लिखा मिलेगा हमें वर्धमान। अगर सिर्फ वर्धमान मिले या सिर्फ हासमान मिले, ठीक है, और यहां पे एक दिष्ट हासमान मिले, तो इनमें अंतर ये है इन दोनों में कि जो फलन एक दिष्ट वर्धमान होगा मतलब वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे ये जो फलन के ग्राफ बनी है वो एक दिष्ट के हिसाब से, मतलब लगातार फलन के मान क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, कहीं रुका नहीं है। ठीक है, तो इसे हम एक दिष्ट वर्धमान कहेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ आ जाए कि जो फलन है वो बढ़े तो है लेकिन रुक रुक के बढ़े, देखो ऐसे अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए कि फलन क्या हो रहा है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो क्या ये फलन वर्धमान कहा जाएगा? वर्धमान तो कहा ही जाएगा, क्योंकि फलन का मान अब भी बढ़ते। देखो यहां पे अगर ये a है और ये b है, तो a से लेके b तक फलन का मान बढ़ा है, घटा नहीं है कहीं भी। तो जब तक घटा नहीं है, बढ़ता गया है, वो अलग बात है। पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा। तो ऐसे केस में भी हम फलन को क्या कहेंगे? वर्धमान फलन ही कहेंगे। लेकिन इस फलन को सिर्फ वर्धमान कहा जाएगा, ये एक दिष्ट वर्धमान नहीं है, ये वर्धमान फलन है, सिर्फ और सिर्फ वर्धमान फलन है। ठीक है, अब इसमें जो अवकलन का प्रयोग कहां आएगा कि अवकलन की सहायता से हम कैसे बता पाएंगे कि फलन हमारा वर्धमान है या हासमान है या किसी एक अंतराल में। ये तो बात हुई एक बिंदु की। अगर किसी अंतराल में फलन को हमें वर्धमान कहना है कि मान लो कि हमें कोई अंतराल दे दिया गया a से लेके b तक, अंतराल में एक दिष्टता बोल सकते हैं इसे, अंतराल में एक दिष्टता, या हमें अंतराल में किसी दिए हुए अंतराल में ये बताना है कि फलन हमारा वर्धमान है या हासमान। मान लो हमें a, b दे दिया, उसमें पूछा गया है कि x बिलोंग्स टू a, b में fx कैसा होगा। तो x बिलोंग्स टू a, b में fx जो होगा, फलन जो होगा वो वर्धमान होगा यदि a से लेके b तक पूरे के पूरे अंतराल में फलन वर्धमान हो, इस तरह से हो, ठीक है, या इस तरह से हो। तो दोनों ही केस में हम फलन को वर्धमान कहेंगे, और पूरे में अगर हासमान होगा तो हासमान कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अवकलन कैसे लगाएंगे इसमें, और अवकलन हम क्यों लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, देखते हैं। देखो अवकलन का प्रयोग हमें ऐसे करना है कि अगर हमें x बराबर a पर, x बराबर a पर एक बिंदु पर देख रहे हैं, एक बिंदु पर, ठीक है, x बराबर a पर यदि f डैश x ग्रेटर देन f डैश a ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या कहेंगे? फलन क्या है? एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान, मतलब लगातार वर्धमान है। ठीक है, और f डैश a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि सिर्फ वर्धमान है। ठीक है, सिर्फ वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान नहीं, सिर्फ वर्धमान कहेंगे कि बढ़ रहा है। और अगर x बराबर a पर यदि f डैश a लेस देन 0 आ जाए तो कहेंगे एक दिष्ट हासमान है। और अगर ऐसा आ जाए कि f डैश a लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या है? हासमान। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों आ रहा है कि मान लो ये कोई फलन है हमारे पास, ये फलन ऐसे, ठीक है, तो ये फलन अभी तक यहां से लेके यहां तक बढ़ रहा है। अब मान लो हम इस फलन के लिए इस पे स्पर्श रेखा खींचे ऐसे। एक्चुअल में जो dy बट्टे dx होता है या किसी फलन का अवकलन होता है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाती है। मान लो हम इस बिंदु a पर चेक कर रहे हैं,
कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। तो अगर हम इस बिंदु पर चेक करेंगे तो स्पर्शरेखा इस तरह से बनेगी, तो स्पर्शरेखा ये बनेगी, तो कोण थीटा ये होगा जो कि 90 से छोटा होगा। अगर थीटा 90 से छोटा है तो क्या टेन थीटा का मान 0 से बड़ा होगा? अरे ठीक है। और जब स्पर्शरेखा ऐसी आ जाएगी इस तरह से, जब फलन अचर हो जाएगा तो एफ डैश का मान क्या आ जाएगा? तो जो हमारा थीटा है वो 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो टेन थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। और जो टेन थीटा होता है वो क्या होती है? एम प्रवणता, और प्रवणता ही हमारा क्या है? dy बट्टे dx। और अगर dy बट्टे dx ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे कि स्पर्शरेखा कुछ ऐसे बनी होगी, और स्पर्शरेखा ऐसे बनेगी उस समय फलन क्या कहलाएगा? हमारा वर्धमान कहलाएगा, क्योंकि स्पर्शरेखा का कोण जो है वो थीटा से 0 तभी होगा जब वो वर्धमान। अगर इस तरह से ग्राफ होता तो ये ह्रासमान का है। अब यहां पे हम किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो ऐसे खींचेगी। अब ये जो थीटा का मान है वो 90 से बड़ा है, थीटा जो है वो बड़ा हो गया किससे? 90 से, तो जो टेन थीटा हो जाएगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। अब जब टेन थीटा 0 से छोटा हो गया तो मतलब हमारा dy बट्टे dx 0 से छोटा हो गया, यही तो है ये। अरे ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चल पा रहा है कि अगर उसके किसी बिंदु पर किसी फलन के अवकलन का मान 0 से बड़ा तो फलन वर्धमान, और उसके अवकलन का मान छोटा तो फलन ह्रासमान कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाएगा कोई फलन देके कि बताओ ये वर्धमान है या ह्रासमान है किसी दिए हुए अंतराल में। देखो, या तो किसी बिंदु पर पूछेगा या अंतराल में पूछेगा, और अंतराल के लिए भी यही नियम लागू होगा कि यदि एफ डैश एक्स उस पूरे अंतराल में 0 से बड़ा है तो फलन एकदिष्ट वर्धमान, और उस पूरे अंतराल में 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो सिर्फ वर्धमान कहा जाएगा। और फलन का मान अगर 0 से छोटा है पूरे अंतराल में तो कहेंगे कि एकदिष्ट ह्रासमान है, और 0 के से छोटा है 0 के बराबर है तो सिर्फ और सिर्फ ह्रासमान कहा जाएगा। और इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए पूरे अंतराल के लिए, तो हम कहेंगे कि फलन कैसा है? फलन अचर फलन है, अचर फलन है। और यदि एफ डैश एक्स का मान 0 आ जाए किसी एक बिंदु पर, तब भी हम क्या कहेंगे? उस बिंदु पर फलन कैसा है? अचर फलन है, मतलब ना घट रहा है और ना बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी वर्धमान और ह्रासमान की। अब बात आती है कोई फलन वर्धमान और ह्रासमान कब नहीं होगा। तो इसके लिए अगर किसी दिए हुए अंतराल में फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो जाए, फलन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए, ऐसे फलन को हम कहेंगे ये ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान है। मान लो कोई हमें फलन ऐसे दे दिया जाए, ये a है और ये b है। अब देखो, यहां से लेके यहां तक जब हम गए तो फलन हमारा बढ़ा, ठीक है, और जब हम यहां से यहां तक आए तो फलन क्या हुआ? घटा, फलन का मान बढ़ा। तो मतलब यहां से लेके यहां तक तो क्या है? ये तो हमारा वर्धमान है, और यहां से यहां तक क्या हो गया? ये ह्रासमान हो गया। ठीक है। अब कोई पूछे कि ए से बी में फलन क्या है, तो या तो हमें ये कहना चाहिए कि वर्धमान और ह्रासमान दोनों है, लेकिन एक तो नहीं है, ना तो सिर्फ वर्धमान है और ना सिर्फ ह्रासमान है। तो जब दिए गए अंतराल में फलन वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो, उस समय हम कहेंगे कि फलन हमारा क्या कहलाएगा? ना वर्धमान और ना ह्रासमान। तो ऐसे फलन को हम कहेंगे ये ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ना ही ह्रासमान है। ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई होगी। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ऐसे साफ करके एक दो चीजें और है उनको याद कर लेते। देखो, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो अंतराल पूछेगा या आपको ये पूछता है कि दिए गए अंतराल में फलन कैसा है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि जो cos x फलन है हमारा वो इन दिए गए अंतरालों में किसमें वर्धमान, इसमें ह्रासमान है, इसमें वर्धमान है, और इसमें ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है? जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका अवकलन निकालो। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के साइन एक्स। cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। अब पहला सवाल है x बिलोंग्स टू 0 से पाई में। ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई में देखेंगे तो हमारा जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का मान 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से 180 डिग्री तक प्लस का होता है। ठीक है। तो प्लस का होता है पहले और दूसरे चतुर्थांश में है, तो दोनों में इसका मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और अगर ये 0 से बड़ा होगा तो माइनस साइन एक्स कैसा होगा? माइनस साइन एक्स 0 से छोटा होगा।
तो क्या माइनस साइन एक्स ही हमारा एफ डैश एक्स का मान है? तो एफ डैश एक्स किससे आ गया? 0 से छोटा आ गया। तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई में दिया गया फलन हासमान है, हासमान है। ठीक है। और अगर हमें आगे देखना है x बिलोंग्स टू क्या है? x बिलोंग्स टू, दूसरा सवाल है हमारा, पाई से 2 पाई में। ये देख, तो पाई से 2 पाई में देखेंगे तो फिर से वही एफ डैश एक्स बराबर तो माइनस साइन एक्स है ही हमारा। एफ डैश एक्स बराबर क्या है? माइनस का साइन एक्स। तो जो 0 से 2 पाई में जो हमारा साइन एक्स होता है वो 0 से छोटा होता है, माइनस का होता है। ठीक है। अगर साइन एक्स माइनस का है तो माइनस साइन एक्स कैसा होगा? तो माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो गया। तो हम कहेंगे फलन कैसा है? वर्तमान है इस अंतराल में, x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई में। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई के बीच में। अब देखो 0 से 2 पाई के बीच में जाएंगे अगर हम, तो 0 से पाई के बीच में तो फलन कैसा है? हासमान है। और 0 से 2 पाई के बीच में क्या है? फलन, वो पाई से 2 पाई के बीच में वर्धमान है। तो हम क्या कहेंगे? x बिलोंग्स टू 0 से पाई में एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0, लेस देन 0। तो कैसा है ये? हासमान है, हासमान है। और x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई में हमारा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब हासमान, वो वर्धमान है। और अगर कोई फलन दिए गए अंतराल में वर्धमान और हासमान दोनों होता है तो हम क्या कहेंगे कि अतः x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में एफ एक्स न तो वर्धमान है और न ही हासमान है, न तो वर्धमान है और न ही हासमान, ना ही हासमान है। ठीक है। इस तरह से हम करेंगे कि अगर हमें ये पूछा जाए कि फलन वर्धमान है या हासमान है, तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके नोट करो। आगे एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमें अंतराल पूछा जाएगा कि अगर ये कह दिया जाए कि फलन वर्धमान है तो क्या अंतराल आएगा, और एकदिष्ट वर्धमान है तो क्या है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें दिया गया फलन वर्धमान है और दिया गया फलन हासमान है। ठीक है, अलग अलग हमें अंतराल निकालना है। तो ऐसे फलनों के लिए चाहे अंतराल पूछे चाहे अंतराल में हासमान या वर्धमान पूछे, तो हमें निकालना सबसे पहले क्या है? एफ डैश एक्स ही निकालना है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इस फलन का अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस 4। अब अगर ये फलन वर्धमान होता या वर्धमान है तो वर्धमान होने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जो एफ डैश एक्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर यहां एक दिष्ट वर्धमान होता तो इक्वल टू का चिन्ह नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ किसका चिन्ह आता? ग्रेटर देन का। तो जो हमारा 2x माइनस 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0, मतलब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां से मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2 से लेके अनंत, और 2 पर हम कोष्टक लगाएंगे बड़ा क्योंकि 2 शामिल है। ठीक है, और अगर हमें यही पूछा गया, दूसरा सवाल क्या है हमारा कि हासमान हो, हासमान हो, तो हासमान हो के लिए हमारा क्या हो जाएगा? जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 2x माइनस 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। अब यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि x का मान कहां से कहां तक होगा? माइनस अनंत से लेके 2 तक, 2 से छोटा होगा या 2 के बराबर। तो इस अंतराल में फलन हमारा क्या हो जाएगा? हासमान, और इसमें हो जाएगा वर्धमान। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक तो वो बेबी कर्व मेथड जो हमने पढ़ा है, जिसे हम ये कहते हैं असमीकरण सॉल्व करना, अगर वो पता है तो उसका भी उसमें यूज किया जाएगा। तो अभी तो घाती हमारे पास कितनी थी? 2 थी। तो जो अंतराल बना वो एक ही बना, तो उसमें हम बता पा रहे हैं कि ये इससे इधर आएगा तो माइनस का, इससे इधर प्लस का, तो हम बता दे रहे हैं आसानी से। लेकिन अगर यहाँ कई सारे अंतराल होते तो उसके लिए हमें बेबी कर्व मेथड आना चाहिए। उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो
इतना नोट करो, आगे कुछ और पॉइंट्स है इसमें, वो और देख लेते हैं। देखो बेटा, इसमें कुछ चीजें हमें और हैं जो याद रखनी है कि अगर हमारा कोई अंतराल दे दिया जाए कि x बिलोंग्स टू a से b दे दिया, ठीक है, इस पूरे अंतराल में कोई फलन है fx, अगर इस फलन का न्यूनतम मान जो होगा, इस फलन का न्यूनतम मान भी धनात्मक आ जाए, मान भी धनात्मक हो, तो हम कहेंगे जो fx है वो पूरा का पूरा ही धनात्मक होगा। अगर a से b में fx का कोई फलन है, उसका सबसे छोटा मान है वो भी प्लस है, तो बाकी सारे मान तो प्लस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो fx है वो ग्रेटर देन 0 कहा जाएगा। और अगर x बिलोंग्स टू a से b में fx का अधिकतम मान ऋणात्मक हो, तो हम कहेंगे कि जो fx होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इसका अधिकतम मान ऋणात्मक है, तो कोई वैल्यू पूछ ली जाएगी दिए गए अंतराल में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कोई फलन दिया जाएगा, उस पूरे फलन का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा अगर उसका अधिकतम मान भी कैसा हो। देखो, सबसे बड़ा मान ही माइनस का है, तो बाकी के जो भी मान उससे छोटे होंगे वो तो माइनस के होंगे, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा मान -2 आ जाए, अब -2 से बड़ा मान उसका संभव ही नहीं है, उससे छोटे ही मान हो सकते हैं, बड़े मान नहीं हो सकते हैं। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। दूसरी, इसमें क्या होता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है इस तरह का ax² + bx + c, तो अब हमें जब ये पता करना है कि इस पूरे का मान प्लस का है या माइनस का है, तो उसके लिए हमें ये याद रखना है कि ये जो मान है वो ग्रेटर देन 0 कहा जाएगा, ठीक है। ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 कहा जाएगा यदि a ग्रेटर देन 0 हो तथा b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, ये याद रखना है, ठीक है। अगर ऐसा आएगा तो इस फलन का जो मान है वो हमेशा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। और अगर ax² + bx + c का मान अगर हमें ये पता करना है कि माइनस कब होगा, ये हमेशा माइनस तब आएगा यदि a लेस देन 0 आ जाए तथा b² - 4ac भी लेस देन 0 आए। तो ये दो चीजें बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तो कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो अगर a का मान 0 से बड़ा, ये a का मान है, अगर मान लो हमारा जो x² था जो भी लिखा है वो प्लस का है, और साथ में हमारा जो विविक्तर हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac वो माइनस का है, ये तो दोनों में माइनस का है। अगर ये भी प्लस का तो वर्धमान और ये माइनस का तो हास्यमान, मतलब वर्धमान हास्यमान तब कहेंगे जब ये f' आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये नोट करो। उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जब फलन सतत होगा तो हमें क्या क्या चीजें और पता चल जाएंगी इसी वर्धमान और ह्रासमान से। देखो, अगर कोई फलन प्रतिलोम फलन है, मतलब अगर किसी फलन का प्रतिलोम संभव है, मतलब fx क्या है, प्रतिलोमी फलन है, प्रतिलोमी फलन है, तो जो fx होगा वो या तो एकदिष्ट वर्धमान होगा, एकदिष्ट वर्धमान होगा या एकदिष्ट हास्यमान होगा, एकदिष्ट हास्यमान होगा। अगर आपको ये चीज याद हो तो हम ये निकालते थे कि कोई भी फलन वर्धमान या हास्यमान तो f' ग्रेटर देन इक्वल 0 है और f' लेस देन 0 से आएगा। तो प्रतिलोम फलन के लिए क्या होता था कि जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक होना चाहिए, ठीक है, यही पढ़ा है हमने। तो एकेकी आच्छादक होने के लिए जब तक फलन एकेकी होगा तो हर एक बिंदु पर अगर ये x1 है और ये x2 है, तो अगर ये x1 x2 अलग अलग है तो अलग अलग बिंदुओं पर हमें अलग अलग मान मिलेंगे, और ऐसा तभी संभव है जब फलन कैसा होगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा या घटते हुए क्रम में होगा। तो एक तो ये चीज याद रखनी है हमें। दूसरी चीज, यदि x बिलोंग्स टू a, b में फलन वर्धमान हो तथा सतत हो,
वर्धमान हो तथा सतत हो, तो इस फलन का जो परिसर होगा, परिसर मतलब रेंज जो होगी वो होगी हमारी एफ ए से लेके एफ बी तक। मतलब जब फलन वर्धमान है मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, और सतत है, सतत है मतलब कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो ये जो ए है, ए ये सबसे छोटा मान देगा और ये बी है वो सबसे बड़ा मान देगा। सबसे छोटे मान पर सबसे छोटा मान और सबसे बड़े मान पर सबसे बड़ा मान होगा। और अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू ए से बी में फलन हासमान हो तथा सतत हो, तो जो हमारा परिसर आएगा वो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी से एफ ए। मतलब अगर फलन ऐसा है कि जो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, तो जो सबसे छोटा मान होगा उस पर वो सबसे बड़ा मान देगा, और जो सबसे बड़ा मान होगा उस पर वो सबसे छोटा मान देगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा मान और यहाँ पे सबसे बड़ा मान आएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ए पर मान आएगा वो अधिकतम होगा और बी पर आएगा वो न्यूनतम होगा, अगर फलन हासमान है और सतत है तो। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी। जितनी भी इसमें पॉइंट्स आ सकते थे वर्तमान हासमान में वो सारे कवर करने की कोशिश की इसमें। ठीक है, अब इस पर करने क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूं जो आपको बताना है कमेंट करके, और इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर होगा। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन है, यदि फलन fx बराबर, यदि फलन fx बराबर हमें दिया है लेमडा एक्स माइनस साइन एक्स, लेमडा एक्स माइनस साइन एक्स, एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान है, तो लेमडा का मान होगा। लेमडा के बारे में बताना है। ऑप्शन ए है कि लेमडा इज लेस देन 0, लेस देन 1। ऑप्शन बी है लेमडा इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन सी है लेमडा इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई डाउट रह जाता तब भी कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।